आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र में गवर्नमेंट बजट से संबंधित बातचीत करेंगे। सार्वजनिक बजट वास्तव में जैसे हम एक अपने घर का लेखा-जोखा रखते हैं, दुकान का लेखा-जोखा रखते हैं, कितना रुपया हमें आया, कहाँ से आया, कौन सी हमने प्रॉपर्टी खरीदी, बैंक में क्या-क्या जमा है, ये सारा डिटेल हम अपने पास रखते हैं। सरकारी बजट का मतलब है एन एंटीसिपेटेड revenues and expenses, receipts and payments of the government for the next financial year. Yes, प्यारे बच्चों, वास्तव में सार्वजनिक बजट से संबंध हमारा अगले वित्तीय वर्ष से है। अगले वित्तीय वर्ष में सरकार का कहां से आय आनी है और वो कहां पे व्यय करेगी। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्स, कैपिटल, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, सार्वजनिक बजट है, ये फ्यूचरिस्टिक होता है, अगले वित्तीय वर्ष के लिए होता है। इसके लिए सरकार लोकसभा में एक धन विधेयक के तहत बिल पेश करती है जिसको पास कर लिया जाता है। अगर ये विधेयक पास ना हो तो सरकार पे विश्वास मत गिरा हुआ माना जाता है और सभी कैबिनेट मेंबर्स को इस्तीफा देना पड़ता है। तो धन विधेयक आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा है कि पास हुआ हो, मतलब पेश हुआ हो और उसे पास ना किया गया हो। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। उसके बाद राज्यसभा की अपनी सीमित इसमें हस्तक्षेप है और राष्ट्रपति इसको निश्चित है पास करने में कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं पैदा करते। तो सबसे मेन चीज इसमें ये फ्यूचरिस्टिक है। अगले वित्तीय वर्ष में सरकार के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पे कितना एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं और कितना इनकम कहां से आने वाला है, इसका विस्तृत लेखा जोखा बजट के अंदर दिया जाता है। बजट के बारे में अगर हम और आपको डिटेल में बताएं तो आप देखेंगे कि यूनियन बजट कहते हैं इसको हम। इस यूनियन बजट की खासियत है कि इसमें दो अकाउंट्स होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। रेवेन्यू अकाउंट में हम उन ट्रांजेक्शन्स को, उन रिसीव्स एंड पेमेंट्स को रखते हैं जिनका लॉन्ग टर्म कोई लायबिलिटी या एसेट जनरेशन पे असर नहीं पड़ता। कैपिटल अकाउंट में हम उन ट्रांजेक्शन्स को रखते हैं जिससे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या एसेट एक्यूमुलेशन पे असर पड़ता हो। प्यारे बच्चों, हम हाउसिंग लोन लेते हैं। हाउसिंग लोन कैपिटल ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा क्योंकि इससे हम एक घर, हमारे लॉन्ग टर्म एसेट एक्यूमुलेशन हो रहा है। ऐसी सरकार भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो निश्चित है उसका एक्सपेंडिचर होना है, कैपिटल अकाउंट पे एक्सपेंडिचर होना है क्योंकि वो किसी कंपनी के शेयर खरीद रही है, किसी कंपनी को कहीं ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स उसके खरीद रही है, मालिकियत खरीद रही है। इसी तरह जब भी गवर्नमेंट डिस सेव करती है तो उसको इनकम मिलता है क्योंकि लायबिलिटी को कम करती है। डिस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? एक कंपनी जैसे अभी जो जानकारी में आपके सामने है, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस या मारुति सुजुकी के शेयर्स कंपनी गवर्नमेंट बेच रही है, तो जब भी सरकार अपने शेयर्स को, अपने हिस्से को बेचती है, उस समय उसको इनकम मिलती है और इस प्रकार की इनकम को हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी है, एसेट एक्यूमुलेटेड एसेट था, वो उस पर असर पड़ रहा है। तो आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट बजट फ्यूचरिस्टिक होता है, अगले वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लोकसभा में पेश करके इसको पास कराना होता है। सरकार ये बताती है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम कहाँ से इनकम प्राप्त करेंगे और कहाँ हमारा खर्चा होगा। जब ये पास हो जाता है तभी उस अकाउंट से पैसा निकल सकता है भारत सरकार की। प्यारे बच्चों, रेवेन्यू बजट के बारे में अब बजट के दो हिस्से बताए मैंने आपको। रेवेन्यू बजट जिसमें हम ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रखते हैं जिससे लॉन्ग टर्म एसेट अक्यूमुलेशन नहीं होता और लायबिलिटी जनरेट नहीं होती। कैपिटल अकाउंट में हम उन ट्रांजेक्शन्स को रखते हैं जिनसे लॉन्ग टर्म एसेट अक्यूमुलेशन होता है या लायबिलिटी जनरेशन या कम होना पे डिपेंड करता है।
तो अब इसके दो बजट हैं, दो टाइप के बजट कह लीजिए या दो अकाउंट्स कह लीजिए, दो टाइप के अकाउंट्स कह लीजिए, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में प्यारे बच्चों हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कैपिटल बजट या कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट्स की बात करते हैं। ये आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। अभी हमने अपने नेबरिंग कंट्री को कुछ घर बना करके हमारी सरकार ने उनको दान किया है। ये आप देखिए किस में जाएगा, सोचिए, और उसके बाद फिर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रकार के खर्चे सरकार के किस अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल में या करंट में, और क्यों जाएंगे। ये मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं समझ जाऊंगा आप ध्यान से मेरी कैसेट को देखते हैं। टाइप्स ऑफ बजट की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, बैलेंस्ड बजट होता है, डेफिसिट बजट होता है। बैलेंस्ड बजट की अगर हम बात करें तो अगर कैपिटल और करंट अकाउंट का टोटल रिसीप्ट कैपिटल और करंट अकाउंट के टोटल पेमेंट्स के बराबर होता है तो बैलेंस्ड बजट कहलाता है। अगर डेफिसिट बजट की हम बात करें तो सम ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू रिसीप्ट्स अगर कम है सम ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो डेफिसिट बजट है। इसका उल्टा सरप्लस बजट भी होता है। सरप्लस बजट कल्याणकारी सरकारें कम पेश करती हैं। इसके अनुसार अगर सरकार का रिसीप्ट्स करंट और कैपिटल का टोटल ज्यादा है एक्सपेंसेस से, करंट एंड टोटल कैपिटल के टोटल से, तो ऐसी स्थिति को हम सरप्लस बजट कहते हैं। इन तीनों प्रकार के बजट का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, जिसको हम आपको अभी इसी कैसेट में बताएंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम डेफिसिट की बात करते हैं तो डेफिसिट गवर्नमेंट के खातों में 3-4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम आपको मेन डेफिसिट बताने जा रहे हैं। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट्स से ज्यादा है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा है, यानी कि गवर्नमेंट को अगर करंट अकाउंट पे जो पैसा मिल रहा है वो कम है करंट अकाउंट पे खर्चे से। अब करंट अकाउंट से पैसा कहाँ मिल रहा है, सामान्यतः इनकम टैक्स हुआ, करंट अकाउंट से पैसा मिल रहा है ना। तो अगर एक्सपेंडिचर क्या है, जो करंट अकाउंट पे एक्सपेंडिचर है, सैलरी वगैरह जो दे रही है गवर्नमेंट, तो अभी इसके बारे में अगले इसी में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं क्या होता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, इफ द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन इज पॉजिटिव, इट विल बी रेवेन्यू डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट की अगर हम बात करें तो आप देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर अगर टोटल रिसीप्ट से ज्यादा है सरकार के, तो आपके बजट में डेफिसिट है। जबकि टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टोटल रिसीप्ट की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट दोनों का टोटल। तो इसी तरह अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें, फिजिकल डेफिसिट प्यारे बच्चों, when total expenditure exceeds sum of revenue receipts, recoveries and sales of public assets, it will be known as fiscal deficit। ये खास करके आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि what are the component of, देखिए फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला भी हमने दिया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सम ऑफ रेवेन्यू रिसीव्स, रिकवरीज फ्रॉम लोन एंड सेल ऑफ पब्लिक एसेट। ये इनकम के तरीके हैं सरकार के। अगर ये सम ऑफ दीज थ्री इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इट विल बी कंसीडर्ड एज फिजिकल डेफिसिट। कंपोनेंट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, अब पब्लिक रेवेन्यू में अभी बता रहा था कौन कौन से संगठक होते हैं रेवेन्यू अकाउंट के, ये आपको ध्यान रखना होगा। पब्लिक रेवेन्यू के रेवेन्यू अकाउंट पे दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट होता है और कैपिटल रिसीप्ट होता है। अगर हम पब्लिक इनकम के टोटल पब्लिक रिसीप्ट्स को अगर हम देखें तो दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहेंगे और कैपिटल रिसीप्ट्स कहेंगे। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल गवर्नमेंट रिसीप्ट्स इनकम। इन रेवेन्यू शब्द यहाँ पे हमें नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें इसको ओवरऑल गवर्नमेंट रिसीप्ट्स कह सकते हैं, इनकम कह सकते हैं। गवर्नमेंट की इनकम के दो हिस्से हो सकते हैं, एक रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो सकता है, कैपिटल रिसीप्ट्स हो सकता है। प्यारे बच्चों, रेवेन्यू रिसीप्ट्स में हम टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स की अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के टैक्सेस में आते हैं। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसके ऊपर लगाया गया वो उसको शिफ्ट नहीं कर सकता है
किसी और के ऊपर टाल नहीं सकता, उसको खुद ही देना है। जैसे इनकम टैक्स जिस व्यक्ति को इनकम है उसी को देना होता है, लेकिन सेल टैक्स या जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होती है, और इनडायरेक्ट टैक्स में आप देखेंगे कि बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सबसे पहले प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट ले लेती है, प्रोड्यूसर फिर उसको ट्रेडर को से ले लेता है, ट्रेडर फिर डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर आगे चलकर रिटेलर से ले लेता है, और रिटेलर कस्टमर से ले लेता है। तो टैक्स लगाया प्रोड्यूसर पे और दिया कस्टमर ने, यानी इसमें आपने देखा जो बर्डन है, भार है कर का, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्टिंग संभव है। इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके अलावा करेंसी, इंटरेस्ट रिसीप्ट, प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट एंड क्वासी कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, ये तीनों जो होते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट में, जितने प्रकार के प्रॉफिट होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है, जैसे फीस, फाइन्स या कोई और जो उनका इनकम जनरेट हो रही है किसी डिपार्टमेंट से, वो सारे रेवेन्यू अकाउंट में आते हैं। किस डिपार्टमेंट ने कितना करंट, बीएसएनएल ने कितना कमा के दिया, बैंकों ने कितना कमा के दिया प्रॉफिट, ये सब चीजें इसके अंदर आती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके बाद आता है कैपिटल रिसीप्ट की बात अगर हम करें तो कैपिटल रिसीप्ट आप देखेंगे कि रिकवरीज ऑफ लोन, जब वो लोन रिकवर करती है तो रिसीप्ट मिलता है। अब कैपिटल क्यों है, क्योंकि रिकवरीज ऑफ लोन का मतलब है लायबिलिटी कम हो रही है भविष्य, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। या तो लायबिलिटी कम हो या एसेट एक्यूमुलेट हो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लॉन्ग टर्म, यस ऑफ कोर्स। एक्सटर्नल लोन रिसिप्ट्स, पब्लिक बोरोइंग्स, अदर एडवांसेस इन प्रोविडेंट फंड्स, अगर अदर एडवांसेस फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अगर है तो कैपिटल रिसिप्ट से हर हालत में। प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमने टैक्स रेवेन्यू की बात की है। टैक्स रेवेन्यू is a compulsory levy imposed by the government on different persons and firms to collect revenue to meet its expected expenditure and to perform the different welfare activities. It can be divided into two categories, direct taxes and indirect taxes. इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें अब आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स में आपको बता चुका हूँ। पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में हमने आपको बताया। पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में हमने आपको बताया। इसके अंदर देखिए इसके भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट एंड अदर नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है करंट अकाउंट पे, रेवेन्यू अकाउंट पे। और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट पे, मेजर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर लोन एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग कैपिटल आउटले। सिंपल सी एक लाइन में हमने सारा का सारा डिटेल आपको दे दिया। प्यारे बच्चों, अब अभी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपके सामने, टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी अगर हम बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग दो पार्ट में बांट सकते हैं, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर आप जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में दो प्रकार के खर्चे होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट जो गवर्नमेंट देती है, इंडिविजुअल हेल्प देती है, बाढ़ आने पे, सूखा पड़ने पे, भी कोविड-19 में सरकार राशन दे रही है सबको। ये सारी की सारी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर एक किस्म से है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय उत्पादन में तत्कालिक कोई वृद्धि उस वित्तीय वर्ष में नहीं होने वाली है। नॉन ट्रांसफर पेमेंट्स भी इसमें आते हैं। ये सारे के सारे एक तरफा भुगतान है, सरकार हमें देती है। नॉन ट्रांसफर पेमेंट्स में आपका आ सकता है हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल का खर्चा, स्कूलिंग का खर्चा, आप नवोदय विद्यालय जैसी संस्थाएं चला रही हैं, ये सब के एक्सपेंसेस सब इसमें नॉन कैपिटल, नॉन ट्रांसफर पेमेंट्स में आते हैं, नॉन प्रोडक्टिव इसमें आते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी इन ए डेवलपिंग कंट्री, हमारे यहाँ जो बजट बनाते हैं उसका कारण क्या है। सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य होता है वो हम चाहते हैं कि रेट ऑफ डेवलपमेंट हमारा हो। मेनली हम चाहते हैं हमारा हर हालत में विकास हो और हम विकास की दर को आगे बढ़ाएं। दूसरा है रोजगार की
सृजन करें, रोजगार का निर्माण करें। तीसरा है रीजनल और पर्सनल डिस्पैरिटीज हैं उसको हम दूर करें। चौथा है संसाधनों का हम इकोनोमाइजिंग एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज करें, संसाधनों का विकास करें और उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग करें, ऐसा हमारा लक्ष्य है। एडवांटेज ऑफ ए डेफिसिट बजट, गवर्नमेंट ज्यादातर घाटे की बजट देती है, पेश करती है। गवर्नमेंट का खर्चा उसके रेवेन्यू से ज्यादा है, रिसीव्ड से ज्यादा है, इसलिए अब आप देखिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से क्या क्या फायदा होता है। इसके बारे में जीएम केन्ज ने बहुत डिटेल में बताया है। उसका असर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पर भी पड़ता है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अनुसार जो है हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप रोजगार के सिद्धांत के नाम के जो क्लिप है उसके अंदर देख सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ए डेफिसिट बजट में वर्क एज ए पंप प्राइमिंग इफ अंडर कंट्रोल। सरकार देखिए, अगर पंप प्राइमिंग क्या होता है, जब आपका हैंड पंप या आपका सबमर्सिबल सूख जाता है, वो जो पंपिंग सेट है जब सूख जाता है तो उसमें आप क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, और जब पानी फिर उसको हैंड पंप को चलाते हैं तो चाहे जितना पानी निकाल सकते हैं। तो पंप प्राइमिंग वो थोड़ा सा पानी डालना है, तब आम सूखे हुए हैंड पंप चलने लगते हैं। इस तरीके से सरकार का जो खर्चा है वो तमाम उद्योगों को, तमाम लोगों को चलाने में सहायक होता है, मांग को जनरेट करने में सहायक होता है, नीति निर्धारण में सहायक होता है, आर्थिक विकास में सहायक होता है। यूजफुल फॉर फास्टनिंग द रेट ऑफ डेवलपमेंट, मैंने बताया। रीजनल डिस्पैरिटीज को, जिस क्षेत्र में, जिस जाति में, जिस समाज में गरीबी है, आजकल हम टारगेटेड करके उनकी गरीबी को दूर कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को दूर कर रहे हैं, उनकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, ताकि भारत का विकास हो। प्यारे बच्चों, डेफिसिट बजट का कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, नुकसान भी होता है। सबसे पहले इससे कीमतें तुरंत बढ़ती है। जैसे ही सरकार का खर्चा बढ़ता है, मैंने आपको उस चैप्टर में बताया डिटेल में, सरकार का खर्चा बढ़ते ही लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के पास इनकम जाती है, लोगों के पास इनकम जाती है वो बाजार में जाते हैं, और बाजार में जाते ही वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ती है। वस्तु सेवाओं की डिमांड के बढ़ते ही आप देखेंगे कि कीमतों में भारी वृद्धि, बेतहाशा वृद्धि पाई जाती है। तो इसके अलावा इंक्रीज इन गवर्नमेंट, सरकार की लाइबिलिटी भी बढ़ती है। जरूर, अब देखिए सरकार जिस क्षेत्र जो मोर्चा खोलती है, अगर 100 हॉस्पिटल चला रही है तो 100 हॉस्पिटल की लाइबिलिटी उसकी बढ़ गई। तो इस तरीके से सरकार के ऊपर बोझा भी बढ़ता है। लीड्स टू आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, और कई बार क्या होता है कि जितना सरकार ने पैसा दे दिया और पैसा लेके आप बाजार में चले गए, बाजार में उसने कहा नहीं हम कम बेचेंगे, हम तो ज्यादा कीमत लेंगे, तो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी के भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि दुकानदार को पता है इसके पास पैसा है, ये खरीदेगा। तो ये तरीके, इसके अलावा एक में क्रिएट सोशियो पॉलिटिकल टेंशन भी कई बार क्रिएट कर देता है, क्योंकि सरकारी खर्चा बढ़ने से, कीमत बढ़ने से तमाम तरीके की समस्याएं अपने आप आए। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसमें असाइनमेंट है 1 मार्क्स में। देखिए, डिफाइन ए बजट। बजट किसे कहते हैं? ए सिस्टमेटिक स्टेटमेंट कंटेनिंग expected or anticipated receipts and expenditure of the government for the next financial year, for the financial year, है ना, to be started। दूसरी बात है कि फाइनेंशियल ईयर क्या है। हमारे यहाँ भारत में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च तक जाता है, उसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। डिफाइन इन्फ्लेशन, फास्ट राइज इन प्राइस लेवल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इन्फ्लेशन। इसके अलावा डिफाइन फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन हमने ऊपर दे दी है। व्हाट इज बैलेंस बजट, ये भी आपको मैंने बता दिया। जब बैलेंस बजट कब होगा? जब टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस के बराबर होंगे तब होगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट इन इंडिया। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन बजट। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए टेबल एग्जांपल। What is budgetary deficit? Explain its procedure of calculations. Explain the basis of classifying government expenditure into revenue expenditure and capital expenditure. Give 2 examples each. प्यारे बच्चों, ये सारे CBSE में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपके सामने। Explain the different components of public revenue. What have been the important objective of fiscal policy? ये बहुत ही important क्वेश्चन है। फिजिकल पॉलिसी का आपके यहाँ क्या उद्देश्य रहा है? डेवलपमेंट के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और
इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के लिए हम करते हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए हम करते हैं। ये सारी चीजें हमारा लक्ष्य होता है। प्यारे बच्चों, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। न्यूमेरिकल में आपको मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा है और नीचे देखिए इसका आंसर भी है। आज की इस क्लास में इतना ही। इस चैप्टर के बारे में हम एक और वीडियो क्लिप लेकर आएंगे। आप सब जो भी उसमें चाहते हैं वो सब उसमें हम मेंशन करेंगे। मैंने जानबूझकर इसको ब्रीफ रखा है ताकि आपकी प्यास भी मैं समझ सकूं। प्यासे को ही पानी पिलाने में आनंद आता है। अगर देखा जाए तो जबरदस्ती अगर हम किसी को पानी पिलाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। प्यारे बच्चों, मैंने जानबूझकर इस वीडियो में बहुत सीमित रखा है ताकि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें और मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाकर या आपके कमेंट बॉक्स में मैं आपको जवाब दे सकूं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।